अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर इंटर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका आज पहला लेक्चर है। तो चलिए, आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सेक्शन नंबर 1.1 फ्रॉम द वन एंड ओनली एनसीईआरटी। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। एटम्स का जो एक्सिस्टेंस है वो इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स को तकरीबन 400 बीसी से मालूम है कि एटम्स नाम के पार्टिकल्स रहते, मतलब एटम्स नाम नहीं दिए थे, बस मैटर जो है ना इनडिविजिबल पार्टिकल्स कंटेन करता बोल के इतना तो मालूम था इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स की वजह से। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते बोल के वो मैटर के, और उनके अकॉर्डिंग मैटर का सब डिवीजन जो है ना ज़्यादा एटम से देता और उससे और डिवाइड नहीं हो सकते बोल के। ठीक है, ग्रीक वर्ड एटोमियो से इंस्पायर होके एटम नाम दिए, इंडिविजिबल रहता, अनकटेबल रहता बोल के एटम। ठीक है, और फिर ये आइडियाज़ जो है ना डॉर्मेंट रहे बहुत ज़्यादा टाइम तक। फिर उसके बाद फिर आइडियाज़ ये स्टार्ट हुए अपने 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में जो है ना जॉन डाल्टन नाम के एक ब्रिटिश स्कूल में प्रोफेसर थे। उन्होंने जो है 1808 में थ्योरी डेवलप करे, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर दिया अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो वही थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे। 1808 में उन्होंने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बोल के इंट्रोड्यूस करे, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इतना ही था कि जो पार्टिकल्स रहते हैं मैटर में, इंडिविजिबल पार्टिकल्स, उनको एटम्स बोलते हैं, वो फर्दर डिवाइड नहीं होते, ऐसा ऐसा बोल के करे। इनके जो थ्योरी है उससे जो है ना अपने कई सारे जो लॉज है वो लॉज करेक्ट भी प्रूव हुए। जो लॉज ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स थे, ये भी मैं एक्सप्लेन करा था। लॉज ऑफ गैशियस वॉल्यूम्स जो है वो भी प्रूव हो गए पूरे। जो भी है लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, पूरे सक्सेसफुल प्रूव हुए। ओके, और सिर्फ एक रीज़न उन्हें फेल हो गया एक्सप्लेन करने में। वो रीज़न क्या है बोले तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट दिखाने में उन्हें फेल हो गए थे। जैसे कि इतना तो मालूम था कि ग्लास जैसे सब्सटेंस या फिर एबोनाइट को अगर सिल्क से रब करे, ग्लास या फिर एबोनाइट, ग्लास और एबोनाइट को अगर सिल्क से रब करे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। सिल्क से रब करना है, सिल्क से अगर रब करे तो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये था उसका ड्रॉबैक, उन्होंने ये नहीं बता सके थे, प्रूफ नहीं बता सके। ठीक है, और इस यूनिट में अपन ये भी इनका ये ड्रॉबैक है कि उन्होंने बोले थे एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स है, मगर आगे जाके जो है ना एंड ऑफ 19th सेंचुरी एंड बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में प्रूव हुआ कि उसमें और पार्टिकल्स रहते, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते एटम्स में बोल के प्रूव हुआ। तो आज उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पहला ये है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और फिर उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसा हुई। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात याद रखना है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये चीज़ अपने को याद रख लेना है। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना 1830 में क्या हुआ था। 1830 में माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को एक सोल्यूशन से, इलेक्ट्रोलाइट के एक सोल्यूशन से पास करे तो केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोड में अकर हुए। ठीक है, जिससे जो है ना इलेक्ट्रोड में डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ मैटर अकर हुआ। तो इसीलिए उन्होंने क्या करे,
थोड़े लॉज दिए, फैराडे साइंटिस्ट जो है उन्होंने थोड़े लॉज दिए जो कि आप अपने सेकेंड ईयर में 12th क्लास में पढ़ते, फिजिक्स में भी आते और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोल के चैप्टर है उसमें आते, वो थोड़े लॉज दिए उन्होंने। फिर उसके बाद मिड 1850 में, मिड 1850s मतलब 1855 ऐसा टाइम पे, मिड 1850s में जो है ना, उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट और ज़्यादातर तो फैराडे जो है ना, फैराडे जैसे बहुत से साइंटिस्ट जो है उसका स्टडी करना स्टार्ट करे, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का स्टडी करना स्टार्ट करे, जिसको कैथोड रेज भी बोलते, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं इसको। ये फिगर में है, देखो ये फिगर 2.1 है, इसमें है यहाँ पे, तो फिगर 2.1 है एनसीईआरटी की, उसमें दिया हुआ है ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको बोलते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव पे जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन्स जाते, जिसकी वजह से करंट ऐसा फ्लो करता कैथोड टू एनोड। करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है, ठीक, करंट और इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट रहती डायरेक्शन। यहाँ पे जो है ना कोई मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, वैसे में नो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें जो है ऐसा होता कि कैथोड से एनोड तक ये करंट जाता, इसको कैथोड रेज बोलते, ये जो रेज जाते हैं ना इसको कैथोड रेज बोलते, ठीक है। अब ये जो है करंट तो जाहिर सी बात है दिखेगा नहीं अपने को, तो करंट जा रहा बोल के मालूम कैसा होना बोल के क्या करे बोल, तो एनोड जो है ना, एनोड में थोड़े होल्स कर दिए और उसके पीछे एक फ्लोरेसेंट कोटिंग लगा दिए, जो कि ये नेक्स्ट पिक्चर में फिगर 2.1 बी में है, यहाँ पे है देखो, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दी। ये स्क्रीन क्या होती, करंट हिट करती ग्लो करती, जिससे मालूम होता है कि करंट फ्लो हो रहा। तो इसीलिए जब कैथोड से एनोड की तरफ ऐसा करंट फ्लो होता, ये होल्स के जरिए करंट यहाँ पे आता और ये इधर इन्हें ग्लो होता, तो इससे और अच्छे से प्रूव हो जाता कि हाँ ये करंट है, ठीक है। ये देखो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब विद परफोरेटेड एनोड, वो एनोड के पीछे यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी है ना, तो उससे मालूम। अब इससे रिजल्ट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट से कैथोड रेज जो है ना, कैथोड से स्टार्ट होते हैं एनोड की तरफ मूव होने में, एक चीज़ ये प्रूव हुई। और एक दूसरा क्या आया बोले तो, ये जो है ना खुद विजिबल नहीं रहते लेकिन इनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते ऐसे फ्लोरेसेंट स्क्रीन से, इससे इन लोगों का बिहेवियर जो है ना ऑब्जर्व कर सकते। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में इन लोग स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करते। और एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जैसा बिहेवियर रहता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वैसा बिहेवियर दिखता है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स का। इसीलिए कैथोड रेज जो है ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कंटेन करते, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से डिस्कवर हुए। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज जो है अपने मेटल इलेक्ट्रोड्स पे और गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करते, कौन सी भी गैस रहो कैसा भी मेटल रहो नहीं डिपेंड करते हो उस पर। इससे एक चीज़ प्रूव होती कि इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स, electrons are basic constituents of all atoms, of all atoms. Electrons are basic constituents, constituent particles of all atoms, ठीक है, एक मिनट, all atoms, right, ओके। अब इसके बाद चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे। इसको जो है ना 1897 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जे थॉमसन जो है डिस्कवर करे चार्ज टू मास रेशियो। British physicist J. Thomson measured the ratio of electron charge to mass of electron by using cathode ray tube and applying electric and magnetic field। पहले क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। ये जो दो है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए है, और ये जो नॉर्थ पोल साउथ पोल ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए है, जिसके बारे में आप डिटेल में सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ेंगे,
ठीक है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यहाँ बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है इन दोनों की वजह से, और इन दोनों की वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, तो अब ये एक्सपेरिमेंट में होता क्या बोले तो कैथोड रेज आ रही स्ट्रेट एनोड से, एनोड में होल था, होल से पास हुई, पास होके यहाँ पे बीच में जहाँ पे फील्ड्स इंटरसेक्ट हो रही वहाँ पे इन्हें ऐसा 3 टाइप्स में डिफ्लेक्ट होती। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई तो ए पॉइंट में आता, ए पॉइंट के ऐसे डायरेक्शन में डिविएट होता। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुई तो सी पॉइंट के ये डायरेक्शन में उन्हें डिफ्लेक्ट होता। अगर दोनों भी इक्वली अप्लाई हो तो बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखे हुआ भी है देखो, ये मैग्नेट है और यहाँ पे ये वोल्टेज तो इसका है, इसका भी रहता कहीं ना कहीं वोल्टेज कनेक्शन, वो उधर कट कर दिया पिक्चर में। ये भी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट पिक्चर है, फिगर 2.2, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एनसीईआरटी की बुक का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो है ना चार्ज टू मास रेशियो निकाले जे थॉमसन। इससे पहले तो 3 पॉइंट्स है यहाँ पे, 3 पॉइंट्स इसके है कि इलेक्ट्रिक और उनका जो डिविएशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, ये कैथोड रेज का, उसका जो क्या है डिपेंडेंस है किस पे है। पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। दूसरी बात मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल। और तीसरा जो है ना स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ई रहता सिंबल और मैग्नेटिक फील्ड का बी रहता, जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इतना तो याद रख ले सकते। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ये 3 चीज़ों पर डिपेंड करता। अब ये एक्सपेरिमेंट के एक्यूरेट मेजरमेंट्स निकाल के, एक्यूरेट कितना डिविएशन हो रहा पूरा निकाल के, वो हिसाब से जो है ना जे थॉमसन ये रेशियो निकाले इलेक्ट्रॉन चार्ज इज टू इलेक्ट्रॉन मास का। जो रेशियो उनके पास निकल के आया 1.7588 टाइम्स 10⁻11, इतना आया रेशियो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे कूलम्स में था और मास जो है केजीज में था, इसीलिए यहाँ पे लिख के बताया तो मैं 1.75820 टाइम्स 10⁻11 कूलूम पर केजी, ये है इसका यूनिट, कूलूम पर केजी, C/kg, कूलूम पर किलोग्राम। ठीक है, ये है चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू। अब इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसको हटा। तो ऐसा आया। अब इसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने साइंटिस्ट जो डिस्कवर करे उनका नाम R.A. मिल्लिकन है। R.A. मिल्लिकन साइंटिस्ट जो है अराउंड 1906 टू 1914 में इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्कवर हुआ। इलेक्ट्रॉन के चार्ज डिस्कवर होने में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। देखो मास इलेक्ट्रॉन रेशियो का, मास चार्ज रेशियो का, चार्ज बाय मास रेशियो जो है ना उसका इम्पॉर्टेंट रेशियो, उसका इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है इधर। एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करे उन्होंने 1906 से 1914 में, R.A. मिल्लिकन करे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसमें उनको मिली चार्ज की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की, जो कि थी -1.6 टाइम्स 10⁻−19 कूलम। ठीक है, ऐसी रहती इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू जो रहती ना वो तो अब -1.60276 टाइम्स 10⁻−19 रहता।
टाइम्स 10 पावर -19 कूलम रहता, एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन -1.6 इंटू 10 पावर -19 इंच लेना रहता आपको अक्सर कैलकुलेशन में, इतनी लंबी वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं रहती। अब यहाँ पे दिए भी है तो थोड़ा अंदाज़ा तो हो जाता, ठीक है। 1.60217 इंटू 10 पावर -19 कूलम जो एग्जैक्ट वैल्यू रहती। अब देखो अपने पास जो है ना मास चार्ज टू मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ गया, तो इधर से अब इलेक्ट्रॉन का मास निकालना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज टू मास रेशियो, तो वो डिवाइड करके कैलकुलेट करने के बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आती 9.1 टाइम्स 10 पावर 31 -31 kg, ये kgs में, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको याद रख लेना अच्छे से, ये भी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन लोगों को याद रख लेना है अपन। इसके बाद आएंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे। अब देखो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज जो है अगर मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब में हुआ तो उन्हें जो है ना केनल रेज बोल के देता, केनल रेज। ये केनल रेज जो रहते ये पॉजिटिव रहते, पॉजिटिव पार्टिकल के रहते, CaNal, केनल रेज, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते बोले तो कैथोड रेज के जैसे नहीं रहते ये। इनका जो मास रहता और मास जो रहता वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता। पहले इलेक्ट्रॉन्स का मास जो रहता वो नेचर पे नहीं डिपेंड करता था, नेचर के इंडिपेंडेंट था, कैसा भी रहो मास सेम रहता था। मगर प्रोटॉन जो रहता ना पॉजिटिव पार्टिकल, इसका मास जो है नेचर पे डिपेंड कर रहा। और क्या है, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दे ओरिजिनेट। जैसा कि बोला मैं, गैस पे डिपेंड करता हो, जो भी गैस से ओरिजिनेट हो रही पॉजिटिव पार्टिकल्स। सम ऑफ द पॉजिटिव पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना उसका कोई मल्टीपल, अब जैसे कि ये ई मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ही, उसका कोई मल्टीपल रहता, ठीक है। जैसे कि समथिंग मल्टीप्लाइड बाई इज इक्वल टू प्रोटॉन का चार्ज ऐसा रहता, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव में चाहता। और इनका बिहेवियर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसा इलेक्ट्रॉन्स में होता उसका एकदम ऑपोजिट इधर होता, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड दैट वाज प्रोटॉन्स, ठीक है। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी यहाँ पे हुई और फिर इसके बाद इन लोगों को 1919 में प्रोटॉन आया सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो है ना एक न्यूट्रल पार्टिकल की भी नीड महसूस हुई। प्लस पॉजिटिव आ गया, माइनस भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, तो एक न्यूट्रल पार्टिकल की भी नीड दिखी। तो जो है चैडविक नाम के साइंटिस्ट से ये न्यूट्रॉन्स जो है डिस्कवर हुए इन द ईयर 1932 में। चैडविक नाम के साइंटिस्ट से आपके न्यूट्रॉन्स जो है डिस्कवर हुए, चैडविक, ठीक। और इनका मास जो है न्यूट्रॉन्स का प्रोटॉन्स से थोड़ा ज़्यादा रहता। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास ना नियरली इक्वली रहता, बट न्यूट्रॉन्स का थोड़ा ज़्यादा रहता। जैसे कि 1.008 है अगर न्यूट्रॉन्स का, तो प्रोटॉन्स का जो है ना 1.007 ऐसा कुछ रहता। मगर नियरली इक्वली रहते, बट एक छोटा डिविएशन की वजह से न्यूट्रॉन्स को हैवियर देन प्रोटॉन्स बोलते, ओके। और इनके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है वो ये टेबल 2.1 में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी का टेबल है। इसमें देख लो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और
ये देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है यहाँ पे, प्रोटॉन का चार्ज है, दोनों का सेम सेम है, बस चार्ज ये साइन डिफरेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज रहते हैं और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं। रिलेटिव चार्ज इसका -1, इसका +1। और मास ये देखो जैसा कि मैं बोला सेम, नियरली सेम रहता, बस थोड़ा बढ़ के न्यूट्रॉन्स का रहता। यहाँ पे है देखो इन लोगों के चार्ज में, इन लोगों के मास में डिविएशन, ये इधर बस इतना डिविएशन की वजह से न्यूट्रॉन को हैवियर बोलते प्रोटॉन्स। और एटॉमिक मास यूनिट में बताया था मैं 1.008, ये 1.007, बस उतना ही। इलेक्ट्रॉन्स का मास तो 0 रहता, इन दोनों प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में मास रहता। अप्रॉक्स मास अगर निकाले तो देखो इक्वल ही आ रहा है इनका, अप्रॉक्स मास तो इक्वल है। स्लाइट, वेरी स्लाइट डिफरेंस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में। तो आज की लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 2.2 सेक्शन एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। अगर वो लेक्चर के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने सारे फ्रेंड्स में और क्लासमेट्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में बता दीजिए, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़।